कि सभी छात्र छात्राओं को और शिक्षकों को मनीष कुमार नेमा का नमस्कार। आज हमारा स्पोकन इंग्लिश का डे 2 है। डे फर्स्ट में हमने सीखा था कि हमें कैसे इंट्रोड्यूस करना है, हाउ टू इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ एंड योर सेल्फ, एंड हमने ग्रीटिंग सीखी थी। हमने ये भी सीखा था कि घड़ी का समय हम कैसे बताते हैं, ये आपने पहले वीडियो में देखा होगा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड वीडियो। आपका पूरा रिलेटेड है कि आप इंग्लिश जब बोलते हैं तो आपको ट्रांसलेशन मेथड यूज़ करनी पड़ती है। क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम इंडिया के निवासी हैं, हमारी जो मदर टंग है वो हिंदी है। और हिंदी में जब हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में पहले हिंदी आती है और फिर हम उस हिंदी को ट्रांसलेट करके इंग्लिश बोलते हैं। Whenever we speak English, so there is a process. The thoughts comes in our mind in Hindi, then we translate all the thoughts very fastly in our mind and then we speak. तो आपका ट्रांसलेशन पावर बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर आपका ट्रांसलेशन पावर मजबूत है तो आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। अभी आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा कैसे। अभी तक आपने जो पढ़ा होगा वो टेंस पढ़े होंगे, सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन अभी आप हैं वहीं जहाँ से शुरू किया था। उतनी इंग्लिश जानते हैं जितनी आज जानते हैं, फिर और सीखना है, फिर वैसे ही फिर हो जाते हैं। देखिए क्यों नहीं सीख पाते। हर भाषा में एक वाक्य होता है, चाहे उर्दू हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे अंग्रेजी हो, सभी में वाक्य होता है। और जब वाक्य जुड़ते हैं तो भाषा बनती है। अगर हम सेंटेंस को देखें तो सेंटेंस क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी शब्दों का समूह होता है। और भाषा किसे कहते हैं? भाषा यानी जब हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो उसे हम भाषा कहते हैं। वो कुछ भी हो सकती है और हर भाषा में एक सेंटेंस होता है। ऐसे ही अंग्रेजी में जो वाक्य होता है तो उसकी एक संरचना होती है। हर भाषा के वाक्य की संरचना अलग अलग होती है। एलिमेंट्स यही होते हैं लेकिन उनकी व्यवस्था अलग अलग होती है। अंग्रेजी के वाक्य की यदि आप संरचना देखेंगे तो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ध्यान देना, जब भी आप अंग्रेजी वाक्य का सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन ही स्थान लेते हैं। नाउन और प्रोनाउन से ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का निर्माण होता है। यानी आपको नाउन और प्रोनाउन की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। नाउन जेंडर, नाउन नंबर और नाउन केस, ये आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। प्रोनाउन इंग्लिश में 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें डेफिनेट है, इंडेफिनेट है, रेसिप्रोकल है, रिफ्लेक्सिव है, रिलेटिव है, इंटेरोगेटिव है। ये सारे प्रोनाउन आपको पढ़ने पड़ेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में हम आपको अगले वीडियो में पूरी एक पैकेज जो है प्रोनाउन का वीडियो आएगा, उसमें आप सारे प्रोनाउन सीख जाएंगे। सब्जेक्ट पर हमेशा नाउन प्रोनाउन रहता है, ऑब्जेक्ट पे हमेशा नाउन प्रोनाउन रहता है। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर नाउन और प्रोनाउन आते हैं। अब ये जो बचा है वर्ब, ये जो वर्ब है यही सब कुछ है इंग्लिश में। 2 चीज़ें होती हैं वाक्य में। अंग्रेजी जो भाषा होती है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है टाइम और एक होता है वर्ब। वर्ब एक्शन बताती है और टाइम उस एक्शन का टाइम हम 3 तरीके से बताते हैं। तो जब भी आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपको वाक्य बनाना होता है। तो जब आप वाक्य बनाए तो किन चीज़ों पर ध्यान देना है? टाइम और वर्ब। टाइम और वर्ब। टाइम कौन सा है वाक्य बोलने का और वर्ब उसमें कौन सी है। तो अपन इन दोनों पर बात करेंगे, टाइम पर और वर्ब पर। तो वर्ब क्या होती है इसको अपन पढ़ते हैं कि वर्ब कैसे हमें पकड़ना है सेंटेंस में और कैसे ट्रांसलेट करना है। यानी इन एलिमेंट को छोड़ते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ब की। देखिए वर्ब जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। यदि क्रिया की बात करें तो वो क्रियाएं जब आप हिंदी बोलते हैं, आप ध्यान रखना मैं आपको हिंदी से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, इसलिए मेरी बात को अच्छे से सुनना और नोट्स बनाते जाना। वर्ब जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक ऐसी वर्ब जो एक्शन बताती है, एक्शन यानी कार्य बताती है। जैसे अभी मैं कौन सा कार्य कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, कोई लिख रहा है, कोई बोल रहा है, ये सब क्या है? एक्शन। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ मैं शिक्षक हूँ तो इसमें कोई एक्शन नहीं है, मैं अपना स्टेटस बता रहा हूँ। तो दूसरे प्रकार की वर्ब होती है एक्शनलेस। यानी हमारे वाक्य जो होते हैं दिमाग में आने वाले वो 2 प्रकार के होते हैं, एक्शन सेंटेंस और एक्शन लेस सेंटेंस। एक्शन लेस मतलब जिसमें कोई कार्य ना हो और एक्शन सेंटेंस यानी जिसमें कोई कार्य होता है। जो एक्शन लेस सेंटेंसेस होते हैं वो अंग्रेजी में 2 तरीके से बनाए जाते हैं, तीसरा कोई तरीका ही नहीं होता।
और जो एक्शन सेंटेंस होते हैं उनको बनाने के लिए आपकी अंग्रेजी में 4 अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें आप इंडेफिनिट कहते हैं, जिन्हें आप कॉन्टिन्यूस कहते हैं, जिन्हें आप परफेक्ट कहते हैं और जिन्हें आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहते हैं। पढ़ा है आपने टेंस में? आप इन सबको कहते हैं टेंस। आपने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा होगा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब एक्शन होगा वाक्य में तभी टेंस लगाना है, और जब एक्शन नहीं होगा तो कोई टेंशन और टेंशन नहीं लेना है। वो वाक्य कैसे बनाना है? इन 2 संरचनाओं से जो मैं बता रहा हूं। जब वाक्य अंग्रेजी का एक्शन लेस होता है तो वो केवल कैसे बन जाता है? सब्जेक्ट, इज, एम, आर और ऑब्जेक्ट से। इससे नहीं बनेगा तो हमारे पास दूसरी संरचना होती है सब्जेक्ट, हैज, हैव और ऑब्जेक्ट। आज हम सीख रहे हैं केवल कौन से वाक्य? एक्शन लेस। एक्शन लेस वाक्य बनाना आप सीख गए तो फिर आप एक्शन वाक्य बनाना आसानी से सीख जाएंगे, और दोनों को मिला दोगे तो आपकी भाषा पूरी हो जाएगी। आप हमेशा 12 टेंस पढ़ते रहे हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस 4, और इनको टाइम कितने लोग बताते हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आपने कितने टेंस पढ़े हैं? आपने पढ़े हैं 4 या 12, यानी 12 टेंस पढ़े नहीं। अब आज से हम 18 टेंस पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? 18। ऐसा नहीं कि इसका नेगेटिव पढ़ने लगे, इंटेरोगेटिव। अलग से 2 टेंस होते हैं जो कोई पढ़ाता ही नहीं है, जो कोई बताता ही नहीं है। वो कौन से टेंस है? आज सुन लो। जब आपका वाक्य सब्जेक्ट, इज, एम, आर और ऑब्जेक्ट से बनता है तो हम इसे बीइंग टेंस कहते हैं, और जब आपका वाक्य हैज, हैव से बनता है तो इसको ऑनिंग टेंस कहते हैं। तो आज एक नए टेंस का निर्माण आपके पास हो गया, बीइंग और ऑनिंग टेंस। यानी इन टेंस के अलावा भी टेंस की एक अलग परिपाटी होती है, उसे कहते हैं एक्शनलेस परिपाटी। अब देखिए मजे की बात, अब आपने एक्शनलेस के फॉर्मूले सीख लिए। एक्शनलेस वाक्य यानी जिसमें क्या रहती है? वर्ब एब्सेंट रहती है। एक्शन वाक्य जिसमें वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट। अब उदाहरण से समझिए, जैसे मैंने कहा मैं शिक्षक हूं, यह वाक्य कौन सा है? एक्शनलेस। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, एक्शन है। मैंने कहा गब्बर सिंह एक डाकू है, एक्शनलेस। गब्बर सिंह लोगों को लूटता है, तो लूटने का काम एक्शन है, तो ये एक्शन वाक्य हो गया। जैसे मैंने कहा मुझे शक है तुम पर, मुझे शक है तुम पर, सारे शब्दों को देखिए, कोई एक्शन हो रहा है नहीं, तो वो वाक्य कैसा है? एक्शनलेस। यानी वो यहां बनेगा, इन टेंस की मदद की जरूरत उसे है ही नहीं। तो अब अपन जल्दी से ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं ठीक शिक्षक हूं, तो हमने लिखा आई एम टीचर। और अगर मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं, तो अब ये दोनों कहते हैं भैया हम इस वाक्य को नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसमें एक्शन आया है पढ़ाने का। आया समझ में आपको? जैसे मैंने कहा ये एक बोर्ड है, यह एक बोर्ड है, ये कैसा वाक्य है? पहले दिमाग में यही लगाओ, एक्शन वाक्य कि एक्शनलेस? एक्शनलेस। तो किस तरफ ले जाना अपन को? इसमें लाना है। अब मैंने कहा दिस इज अ बोर्ड, अब मैंने दूसरा वाक्य बोला मैं बोर्ड पर लिखता हूं। अब इसमें एक्शन है, इसलिए अब हम यहां आ जाएंगे और इन 4 अवस्थाओं में से किसी एक अवस्था का प्रयोग करके उस वाक्य की अंग्रेजी कर देंगे। लेकिन अब हमारा दिमाग सेट हो गया ना कि हमें केवल एक्शन वाक्यों के लिए इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन यदि वाक्य में एक्शन ना हो तो हमें काय का प्रयोग करना है? इज, एम, आर का, और नहीं तो हैज और हैव। अब इसका प्रयोग देखिए। जैसे मैंने कहा कि भारत के 100 रन है, आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं और आपको कहना भारत के 100 रन, इसकी अंग्रेजी लिखना है भारत के 100 रन है। कोई एक्शन नहीं है। हमने कहा भारत 100 रन बना रहा है, ये एक्शन है। अब भारत के 100 रन है, आपने तय कर लिया कि एक्शन कैसे। अब अपन यहाँ लिखते हैं, पहले हमने लिखा इंडिया इज 100 रन्स। तो देखो अब जब आप इसे पढ़ोगे तो इसकी हिंदी क्या होगी? भारत 100 रन है, मतलब इससे नहीं बनेगा, और इससे नहीं बनेगा तो दूसरा तरीका क्या है? हैज हैव वाला। चलो यहां बना लेते हैं। तो ये क्या है? इंडिया हैज कितना? 100 रन्स। अब बताओ कौन सा सही है? ये सही है कि ये वाला सही है? तो इसको नहीं बोलना। और तीसरा कोई तरीका एक्शनलेस बनाने का होता ही नहीं है। जैसे मैंने कहा मेरे 2 भाई हैं,
अब इसकी अंग्रेजी करना है आपको। तो ये एक्शन सेंटेंस है कि एक्शनलेस, एक्शनलेस। तो मेरे दो भाई हैं, हमने कहा आई एम टू ब्रदर्स, इसका मतलब तो हो गया कि मैं दो भाई हूं। नहीं, फिर अपन इसको यहां ले आएंगे, आई हैव टू ब्रदर्स, आई हैव टू ब्रदर्स। आ रही है बात समझ में? जैसे मैंने कहा मुझे शक है, मुझे शक है, तीन शब्द है, मुझे शक है। कोई एक्शन आ रहा है क्या इसमें? कोई एक्शन नहीं है ना? तो फिर हम इस वाक्य को कहाँ लाएंगे? एक्शनलेस। एक्शनलेस में क्या बोलेंगे? आई एम डाउट। आई एम डाउट का मतलब तो हो गया मैं शक हूं। तो छोड़ो उसको, पीछे छोड़ो और इधर आ जाओ और फिर क्या कहो? आई हैव क्या डाउट, और आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया कि मुझे शक है। अब ये कोई इंडेफिनिट नहीं है, ये कोई कंटिन्यूस नहीं है ना? अब आपसे अगर कोई पूछता है आई एम टीचर कौन से टेंस का वाक्य है, तो लोग इज एम आर देख कर कहने लगते हैं कंटिन्यूस का है। तो कंटिन्यूस तो हमेशा क्या मानता है? आईएनजी है ना? परफेक्ट क्या मानता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूस क्या मानता है? आईएनजी। और इंडेफिनिट क्या मानता है? वर्ब का फर्स्ट और सेकंड। और आई एम टीचर वाले वाक्य में ना तो फर्स्ट है, ना सेकंड है, ना आईएनजी है, ना थर्ड है। तो इसे आप कौन सा टेंस कहोगे? आप कहोगे प्रेजेंट बीइंग। कौन सा कहोगे? प्रेजेंट बीइंग। ऐसे अंग्रेजी के सारे वाक्य जिनमें एक्शन यानी कार्य नहीं होता वो एक्शनलेस कहलाते हैं, और वह दो टेंस से बनते हैं, बीइंग और ऑनिंग। और बीइंग वर्ब कौन सी है? इज, एम, आर। और ऑनिंग वर्ब कौन सी है? हैज और हैव। एक्शनलेस बात आप इधर खींच कर लाओ, इससे बनाकर देखो, अगर नहीं बने तो इससे बनेगा, और इससे नहीं बना तो किसी से नहीं बनेगा। मतलब हमें तीसरी कुछ बात सोचना भी नहीं है। अब जैसे मैंने कहा आपने इंग्लिश का टेस्ट दिया और हमने कहा कल्लू तुम्हारे 20 अंक हैं, कल्लू तुम्हारे 20 अंक है, या कल्लू को 20 अंक मिले, है ना? तो अब हम कहेंगे आई एम 20 मार्क्स। नहीं, आई एम 20 मार्क्स इन इंग्लिश। अरे यार ये तो ये हो गया कि मैं 20 अंक हूं अंग्रेजी में, तो इसको छोड़ो, अब इसकी मदद ले लो। ये कहेगा आई हैव 20 मार्क्स इन इंग्लिश, तो हमारा वो वाक्य सही है। इसका पीछा छोड़ो, हमारा वाक्य बन गया कि मेरे अंग्रेजी में 20 अंक हैं। क्लियर हुआ बात? तो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे हिंदी का वाक्य दिमाग में आता है टेंस की तरफ दौड़ पड़ते हैं, और हर वाक्य में टेंस काम नहीं करता। उन वाक्यों में तो कतई नहीं करता जिनमें क्या नहीं होता? एक्शन नहीं होता। तो जब भी आप सोचते हैं हिंदी, जैसे मान लो आपको एक प्यासे कौवे की कहानी लिखनी है। अब आपने पहला वाक्य सोचा एक कौवा था वह प्यासा था। देखो, एक कौवा था वह प्यासा था, तो हमने लिखा देयर वाज अ क्रो, देयर वाज अ क्रो। अब आपको ये लग रहा होगा देयर कहाँ से आ गया, तो देयर का प्रयोग सीख लीजिए। ऐसे अंग्रेजी की सेंटेंसेस जिससे स्थिति बताई जाती है वो वे सारे वाक्य देयर से शुरू होते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे हाथ में चौक है, तो इसको अंग्रेजी में हम दो तरीके से बोल सकते हैं। मेरे हाथ में चौक है, कैसा सेंटेंस है? एक्शनलेस। तो हम कहेंगे चौक इज इन माई हैंड। लेकिन अंग्रेजी के विद्वान, अंग्रेजी के ग्रामरियन ये कहते हैं कि जितने भी पोजिशनल सेंटेंस हो, यानी हम चौक की स्थिति बता रहे हैं कि वो कहाँ है, तो पोजिशनल सेंटेंसेस को काय से स्टार्ट किया जाता है? देयर से। अब आप कहेंगे सर हमने तो देयर सुना है और देयर का अर्थ होता है वहां। तो देयर अंग्रेजी में दो तरह से कार्य करता है। इस बात को लिख लेना आप लोग रजिस्टर में। देयर अंग्रेजी में दो तरह से कार्य करता है। देयर फंक्शंस इन अ टू मैनर इन इंग्लिश लैंग्वेज। जब भी देयर शुरू में आता है इसे कहते हैं इम्पर्सनल प्रोनाउन, और जब भी देयर लास्ट में आता है तो उसको कहते हैं एडवर्ब। एडवर्ब के रूप में देयर का अर्थ होता है वहां। क्या होता है? वहां। ठीक है, ये कौन सा है देयर? एडवर्ब वाला। जब एडवर्ब के रूप में देयर आएगा तो इसका प्रयोग कहाँ होगा? सबसे लास्ट में होगा। जैसे मैंने कहा अ काउ इज देयर, तो इसका हिंदी हो गया एक गाय वहां है। लेकिन अगर मैंने कहा देयर इज अ काउ, अगर मैंने कहा देयर इज अ काउ, तो इसका मतलब नहीं है कि एक गाय वहां है, इसका मतलब है एक गाय है। आ गया समझ में? इसका कोई अर्थ नहीं होता। इसे अंग्रेजी में कहते हैं एम्प्टी देयर। कौन सा देयर?
एम्प्टी यानी खाली, और खाली देयर मतलब लगता है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता। तो मैंने कहा देयर इज अ चॉक इन माई हैंड। अब बोर्ड है दीवार पर, मुझे कहना दीवार पर एक बोर्ड है, तो देयर इज अ बोर्ड ऑन द वॉल। मेरे हाथ में घड़ी है, देयर इज अ वॉच इन माई हैंड। ठीक, हमने कहा कि इस बोर्ड पर स्विच लगे हैं 3, यह स्विच है नहीं दिखाई दे रहा उसमें, ठीक है। तो मेरे हाथ में डस्टर है, तो 2 तरीके से बोल सकते हैं हम इन स्पोकन, डस्टर इज इन माई हैंड, डस्टर इज इन माई हैंड। लेकिन ग्रामरियन कहते हैं सही नहीं है, तो अपन ऐसा कह दो भैया, देयर इज अ डस्टर इन माई हैंड। मेरे मुंह में 32 दांत है, मेरे मुंह में 32 दांत है, कैसा सेंटेंस है? एक्शनलेस। और मैं दांतों से चबाता हूं, एक्शन है। तो अपन को जब चबाता हूं तो यहां बात करना है, और मेरे मुंह में 32 दांत है तो यहां पर बात करना है। अब मेरे मुंह में 32 दांत है क्या 32 दांत? तो हम क्या लिखेंगे 32 टीथ। टूथ यानी होता है एक दांत और उसका प्लूरल होता है टीथ, तो अपन लिख रहे हैं 32। 32 टीथ आर इन माई माउथ। लेकिन फिर वही बात, ग्रामरियन कहते भैया ऐसा वाक्य हमें अच्छा नहीं लगता है, पोजिशनल है सेंटेंस, तो काय से शुरू करके बोल दो, देयर से हो। कहो अब क्या, देयर आर 32 टीथ। टीथ मत कहना, क्योंकि टूथ का प्लूरल होता है टीथ और फूड का प्लूरल होता है फीट। आगे समझ में? तो इस प्लूरल को भी ध्यान रखिए। तो हम कहेंगे देयर आर 32 टीथ इन माई माउथ। अब मैंने कहा मैं दांतों से चबाता हूं, अब इनको भूल जाओ, इनसे कहो तुम घर जाओ, तुम्हारा गेम खत्म। क्यों खत्म? क्योंकि मैं दांतों से चबाता हूं, और चबाना क्या है? एक्शन, जिसे क्या कहते हैं च्यू। आपने चिंगम सुना? च्यू यानी होता है चबाना, और चिंगम मतलब चबाने। गम मैंने अपने मशहूरों की एक्सरसाइज के लिए च्यू करते हैं अपन, तो वो चिंगम होता है। तो च्यू यानी, अच्छा मंच चॉकलेट खाई है आपने? मंच का मतलब होता है बार बार चबाना। जब कोई चीज अपन बार बार चबाते हैं तो उसे कहते हैं मंच। कहते हैं ना लंच मंच ले लो भैया, तो लंच मंच इसलिए तो कहते हैं, लंच अपन बार बार बैठे बैठे चबाते रहते तो उसे मंच कहते हैं। तो अब मैं दांतों से चबाता हूं, तो आई च्यू बाय टीथ। अब आपके मन में आया हुआ कि बाय कैसे आ गया, तो आपको बाय के प्रयोग सिखाऊंगा मैं प्रीपोजिशन में। बाय के 5 प्रयोग होते हैं, एक प्रयोग आज सीख लीजिए। जब जब पार्ट्स ऑफ बॉडी आते हैं, क्या आते हैं? पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो हम से शब्द के लिए बाय का प्रयोग करते हैं। हम आंखों से देखते हैं, वी सी बाय आईज। हम कानों से सुनते हैं, वी लिसन बाय ईयर। हम आंखों से देखते हैं, वी सी बाय आईज। हम दिमाग से सोचते हैं, वी थिंक बाय माइंड। हम पैरों से चलते हैं, वी वॉक बाय द फुट के फीट। दोनों से चलते हो, एक से चलते तो कहेंगे फुट, और दोनों से चलेंगे तो फीट। वी वॉक बाय द फीट। तो बाय का एक यूज ऐसे अपने चलते चलते सीख लिया। बाय के कई प्रयोग होते हैं, बाय का अर्थ के द्वारा भी होता है, बहुत सारे होते हैं, अपन प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे। तो आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आज की क्लास का कॉन्सेप्ट है कि हमें हिंदी के वाक्य को जब दिमाग में आता है तो उसको एनालाइज करके कितने भागों में बांटना है? 2, एक एक्शन और एक एक्शनलेस। अब मान लो आपको दिवाली का निबंध लिखना है इंग्लिश में। हमने कहा दिवाली ठीक दियों का त्योहार है, यहां की वहां। एक्शनलेस है ना, आ रहा है समझ में? और हमने कहा दिवाली में लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, पूजा करना क्या है? एक्शन। तो वो वाक्य यहां बनेगा, है ना। दिवाली एक सुखद त्योहार है, एक्शनलेस। दिवाली में लोग पटाखे फोड़ते हैं, फोड़ना एक्शन हो गया। तो अपन को क्या करना है? हर समय अपने दिमाग में एक ही काम करना है। जैसे हिंदी घुसी तो पहली सीढ़ी पर उसको यही तय करना है कि वो टेंस के पास जाएगा कि बिना टेंशन के, है ना। देखो एक्शनलेस बात कितना सरल है। अगर मैंने आपसे कहा कि एक कौआ था वह प्यासा था, अब आप अपनी स्टोरी लिखना शुरू करो। एक कौआ था वह प्यासा था, कैसे वाक्य? एक्शनलेस। तो अब पास्ट में जाएंगे तो अब टाइम, ध्यान रखो। आप रेलवे स्टेशन गए कभी? रेलवे स्टेशन पे कितने प्लेटफॉर्म होते हैं? 3, 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं। ऐसे ही रेलगाड़ी तो एक ही आती है।
तो वाकई एक रेलगाड़ी है और वो हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जाता है। पहले प्लेटफॉर्म का नाम है प्रेजेंट, दूसरे प्लेटफॉर्म का नाम है पास्ट और तीसरे प्लेटफॉर्म का नाम है फ्यूचर, और रेलगाड़ी एक ही है। अब भैया स्टेशन मास्टर हैं हम, अब हमें तय करना कौन सी गाड़ी कहाँ लगाना है। तो जिस गाड़ी में है हूँ हो बैठे हों, कौन बैठे हो बोलो, है हूँ हो, उसको प्लेटफॉर्म नंबर 1 यानी प्रेजेंट पर लाना है। अब अपन ने देखा एक गाड़ी आई उसमें था थी थे बैठे हैं, तो ये गाड़ी भैया 1 नंबर पे नहीं, ये 2 नंबर पे लगाओ। स्टेशन मास्टर क्यों होते हैं रेलवे स्टेशन पे? इसलिए तो होते हैं कि सही गाड़ी सही प्लेटफॉर्म पे जाए, नहीं तो वो तो क्या हो जाएगी, भिड़ जाएगी और एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे जब आप वाक्य बनाते हो तो आप भी स्टेशन मास्टर हो। आप अगर गाड़ियों को सही लगाते रहे तो आपकी अंग्रेजी कभी गलत नहीं हो सकती। यू हैव टू मेंटेन ऑल द सेंटेंसेस बाय योर माइंड, यू हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस। अगर है हूँ हो तो कौन से नंबर पे? 1, था थी थे हैं तो 2, और अगर उस गाड़ी में गागेगी बैठे हैं तो प्लेटफॉर्म नंबर 3। अब आपने प्लेटफॉर्म पे कुली भी देखे होते जब अपन स्टेशन पे जाते अपना सामान ज़्यादा होता तो वहाँ से आ जाते कुली, आ जाते लाल कपड़े पहने आ जाते। तो अब देखिए, अब आपको एक चीज़ याद रखना है कि हर प्लेटफॉर्म के कुली अलग अलग हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के कुली है एजेएमआर, प्लेटफॉर्म नंबर 2 के कुली है कौन? वाजवर, और प्लेटफॉर्म 3 छोटा सा है तो वहाँ एक कुली रहता है बिल्बी। कुली के नाम याद रखना। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की कुली कौन है? एजेएमआर। प्लेटफॉर्म नंबर 2 जिसका नाम क्या है? पास्ट, उसकी कुली कौन है? वाजवर। यहाँ का सामान ये लोग नहीं उठाएंगे, यहाँ का सामान ये लोग नहीं उठाएंगे, सब अपना अपना। भैया तुम्हारी गाड़ी है, तुम अपने प्लेटफॉर्म पे उठाओ, हमारे प्लेटफॉर्म पे तुम बिल्कुल भी नहीं आ सकते हो। तो अब मैंने जैसे कहा कि मैं टीचर हूँ, तो ये गाड़ी कितने नंबर पे आ रही है? 1, तो आई एम टीचर। अब मैंने कहा मैं टीचर था, तो ये गाड़ी तो भैया 1 नंबर पे नहीं जा सकती, ये 2 पर आई, और 2 पर कौन दौड़ेंगे सामान उठाने? वॉज और वर। तो आई वॉज टीचर और मैं टीचर होऊंगा। अब गागेगी बैठे हैं उस गाड़ी में तो किस नंबर पे लगा दो? 3 पे, और 3 पर कौन आएगा? कुली, विल बी, आई विल बी टीचर। मेरे हाथ में चौक है, देयर इज चौक, देयर इज चौक इन माई हैंड। मेरे हाथ में चौक थी, छुपा ली मैंने, थी पहले जब समय निकल गया, तो देयर वॉज अ चौक इन माई हैंड। और भविष्य में मेरे हाथ में चौक होगी तो देयर विल बी अ चौक इन माई हैंड। आ रहा है समझ में? तो इस प्रकार से आप टाइम, मैंने कहा ना 2 चीजें चलती हैं अंग्रेजी में, टाइम और वर्ब। सही टाइम से सही वर्ब आपने लगा ली तो आपका वाक्य सही बन गया। अगर टाइम बिगड़ गया, वर्ब सही लग गई तो वाक्य नहीं बनेगा, वर्ब सही लग गई, टाइम बिगड़ गया, वाक्य सही नहीं बनेगा। यानी 2 चीजों पर ध्यान देना। यू हैव टू फोकस, यू हैव टू नोटिस ऑन 2 थिंग्स, टाइम एंड द वर्ब। यू हैव टू सेट time and verb very attentively so that you may get the right structures in your mind. अब मान लो हम आपसे कहें कि मैं, ठीक, मैंने कहा मेरे 2 दोस्त थे, मेरे 2 दोस्त थे, तो मेरे 2 दोस्त थे तो मैं पहले यहां लाता हूं आई एम 2 फ्रेंड्स। अरे यार ये तो सही नहीं लग रहा, अपने आप में पूछो, गलत नहीं बनाओ, गलत सही सही सीखते हैं। आई एम 2 फ्रेंड्स, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब कहाँ ले आए? आई हैव 2 फ्रेंड्स, आई हैव 2 फ्रेंड्स, ये सही हो गया। अब मैंने कहा मेरे दोस्त 2 थे, तो कुली इसके जान लो भैया, इस वाले प्लेटफॉर्म की कुली जान लो। यहां पर जो कुली होते हैं वो होते हैं हैड और विल हैव। ये तो मेरे 2 दोस्त थे, आई हैव 2 फ्रेंड्स, मेरे 2 दोस्त थे, आई हैड 2 फ्रेंड्स, और मेरे 2 दोस्त होंगे, आई विल हैव 2 फ्रेंड्स। क्लियर? आज हम टोटल क्या सीख रहे हैं? एक्शन लेस। तो कल से सीखेंगे अपन कौन से वाक्य? एक्शन। और जब एक्शन और एक्शन लेस मिलाओगे ना तो कल से ही इंग्लिश बोलना चालू कर दोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक कौवा था, वह प्यासा था, देयर वॉज अ क्रो, ही वॉज थर्स्टी। उसने घड़ा देखा। अब देखो
उसने एक घड़ा देखा, ये नहीं बना सकते बेचारे। इनने कहा कि हमारे पास तो वर्ब ही नहीं है, हम तो वर्ब विहीन है। तो हम अपना वाक्य लेकर इनके पास गए। तो अब यहाँ 4 लोग बैठे। इनने कहा बताओ क्या बात है। हमने यार एक वाक्य बनना है। कौन सा बनना है? कि मैंने घड़ा देखा। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म दौड़ कर आया। उसने कहा इसका ठेका हमारे पास है। यहाँ सबकी ठेकेदारी है। आईएनजी के पास रहा रही की ठेकेदारी है। फिर वर्ब के थर्ड के फॉर्म के पास चुका चुकी की ठेकेदारी है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पास तातीते की ठेकेदारी है। और सेकंड के पास है आ ई ए। ध्यान दीजिए, जितनी हिंदी के वाक्य आ की मात्रा, ई की मात्रा और ए पर खत्म हो जाए, उनमें आंख बंद करके वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दिया करो। कोई टेंस में मत जाया करो कि ये पास्ट इंडेफिनिट है कि फलाना है, वो अपने आप बन जाएगा। अब मैंने कहा उसने घड़ा देखा, तो अपन क्या लिख देंगे? देयर वॉज अ क्रो। एक कौआ था। ही वॉज थर्स्टी। ठीक है। और उसने घड़ा देखा। ही, सी का सेकंड फॉर्म, सा आ पिक्चर। पिक्चर यानी घड़ा होता है। क्लियर है? अब घड़े में पानी कम था। देखो ये स्टोरी लिख रहे हैं अपन पहले दिन से। अब घड़े में पानी कम था, मुझे बताइए एक्शन है कि एक्शनलेस? घड़े में पानी कम था। कोई कार्य बता रहे हैं क्या? नहीं, हम लेवल बता रहे हैं। और वाक्य कैसा है? एक्शन लेस, यानी इन्हीं से बनेगा, अब वहां जाना ही नहीं। अब घड़े में पानी कम था। कम था क्या? पानी, वाटर। बताओ कौन से प्लेटफॉर्म पे गाड़ी जा रही है? घड़े में पानी कम था, प्लेटफॉर्म नंबर 2। कुली कौन है? वॉज और वर। वाटर वॉज वेरी लेस। काय में? इन द पिक्चर। उसने कुछ कंकड़ उठाए। अब फिर वहां पहुंच गए। उसने कुछ कंकड़ उठाए। देखो उठाने का कार्य हो रहा है। उठाने को कहते हैं पिकअप। कोई चीज चोंच से उठाई जाए, कोई चीज भारी, कोई हल्की चीज चोंच से ऐसी उठाई जाए। जैसे हम कुछ चिट रख लें, कुछ स्लिप रख लें हाथ में, कहेंगे लो एक उठा लो। तो भारी सामान लिफ्ट होता है, हल्का सामान हमेशा पिकअप होता है। क्या होता है? पिकअप। तो यहां पर हम लिखेंगे कि एक सेंटेंस ये हो गया अपना, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा सेंटेंस उसने कुछ कंकड़ उठाए। ही। अब इस पे परेशान मत होना, ये कल सिखाएंगे आपको कि ये हम कैसे सेंटेंस बना रहे हैं। ही पिक्ड अप सम। अब भैया बताओ कंकड़ को क्या कहते हैं? आपने स्टोन मतलब सुना होगा, पत्थर। बोल्ड स्टोन यानी बड़े बड़े पत्थर। जो छोटे कंकड़ होते हैं उन्हें पीबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पीबल्स। पीबल्स मतलब होता है छोटे छोटे कंकड़। और छोटा जो जर्रा होता है उसे पार्टिकल कहते हैं। पार्टिकल होता है, पीबल होता है, स्टोन होता है, फिर बोल्ड स्टोन होता है। ठीक है। फिर चीफ होती है सीधी। ठीक। तो इस प्रकार से अपन ये वाक्य 5वां लिख दिया। उसने क्या किए? कंकड़ उठाए। ठीक। उसने कंकड़ उठाए। अब पानी ऊपर आ गया। एक कहानी से अपन देख रहे हैं कि ये अपन पे बन रहा है कि पानी ऊपर आ गया। फिर एक बार सेकंड फॉर्म से बनेगा द वाटर केम अप। द वाटर केम अप। कौए ने पानी पिया। द क्रो ड्रैंक द वाटर। कहानियां हमेशा वर्ब के सेकंड फॉर्म में चलती है। कुछ चीजों को दिमाग में सेट कर लो। कोई भी चीज तुम व्यक्त करोगे तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही होगी। कोई भी स्टोरी सुनाओगे वो सेकंड से होगी। मान लो मैं व्यक्त करना चाहता हूँ, इस बोर्ड को तुम्हें समझाना चाहता हूँ, ये बोर्ड क्या करता है, तो हम कहेंगे दिस इज अ बोर्ड, आई राइट ऑन द बोर्ड, आई एक्सप्लेन बाय द बोर्ड, एंड टीचर यूजेस द बोर्ड इन द क्लासरूम टू एक्सप्लेन द कंटेंट टू द स्टूडेंट्स। आपके हाथ ये चौक है, अब मुझे चौक के ऊपर बोलना है, यानी चौक को समझाना है। समझाएंगे कौन से फॉर्म से? फर्स्ट, दिस इज चौक, दिस इज वाइट चौक। एक्सेलेंस बन गए। आई राइट बाय द चौक। मैं चौक से क्या करता हूँ? लिखता हूँ। आई कीप द चौक इन माई पॉकेट। और फिर मैं जेब में चौक को रख लेता हूँ। तो जब भी कोई चीज समझाना हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करिए। और अपनी कहानी सुनाना हो तो फर्स्ट कहता है हम नहीं आ रहे। किसको ठेका दिया है? सेकंड को। कौए की अपन क्या सुना रहे हैं? कहानी। देखो आया सेकंड फॉर्म।
आया यहाँ पर सेकंड फॉर्म है ना, और ये कौन से फॉर्म है, ये एक्शनलेस फॉर्म है जो पास्ट में है। तो अब कंक्लूड करके अपन इस वीडियो को अब अंत में ले जा रहे हैं। इस आज की क्लास से आपने क्या सीखा, ध्यान से सुनना और इसे लिख लेना। अंग्रेजी में जो सेंटेंस होता है वो दो प्रवृत्ति का होता है जो वर्ब पर निर्भर करता है। एक ऐसा वाक्य जिसमें एक्शन आता है यानी वर्ब प्रेजेंट रहती है तो उसे एक्शन सेंटेंस कहते हैं, जिसमें आपके तीनों टेंस की चारों अवस्थाएं समाहित होती हैं, जिसे हम इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस पर पुकारते हैं। लेकिन ऐसे हिंदी के बाद जिनमें कोई एक्शन ना हो तो उन्हें एक्शन लेस सेंटेंस कहिए। याद से जब अखबार पढ़ो तो एक पेन ले लिया करो और पूरे कौन कौन से सेंटेंस छांटना है, जे एक्शन है, जे एक्शन लेस है, जे एक्शन है, जे एक्शन लेस। एक्शन सीख जाओगे, एक्शन लेस सीख जाओगे, सब बन जाएगा। तुम क्या ऐसे ही बोलते रहते हो, तुम्हें कोई ने सेंटेंस दे दिया कि हाँ भाई, हमने जैसे दे दिया आपको सेंटेंस कि मेरे दो भाई हैं, अब मेरे दो भाई में तुम ये ढूंढोगे कि इसमें है आया है, प्रेजेंट है, इसमें कंटिन्यूस, वो है ही नहीं कुछ, वो तो यहाँ है। क्लियर है? तो एक्शन लेस सेंटेंस दो तरीके से बनते हैं, एक होते हैं बीइंग और एक होते हैं बी ऑनिंग। ऑनिंग यानी ऐसे सेंटेंस जो पोजीशन बताते हैं यानी अधिकार बताते हैं। ऑन का अर्थ ही होता है अधिकार, और बीइंग का मतलब होता है ऐसे अंग्रेजी के सेंटेंसेस जिनसे हम स्टेटस बताते हैं, जिनसे हम पोजीशन बताते हैं, जिनसे हम कोई क्वालिटी बताते हैं, कंडीशन बताते हैं। ये सारी चीजें बताने का काम किसको सौंपा है अंग्रेजी में? बीइंग को। मैंने कहा दिस इज वाइट चॉक, हम इसके चौक की क्या बता रहे, क्वालिटी। दिस इज चॉक मतलब हम इस बता रहे कि ये है क्या। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, बीइंग और ऑनिंग सेंस बनाते रहते हैं। और कितने प्लेटफॉर्म पे चलते हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हिंदी में पहचानना बड़ा आसान है हूँ मतलब प्रेजेंट, था थी थे मतलब पास्ट, और होगा होगी मतलब कल्लू मेरा दोस्त है, कल्लू इज माई फ्रेंड, कल्लू मेरा दोस्त था, कल्लू वॉज माई फ्रेंड, कल्लू मेरा दोस्त होगा, कल्लू विल बी माई फ्रेंड, कल्लू के पास कार है, इधर आ जाओ। अब कल्लू इस कार तो कहोगे नहीं, क्या कहोगे? कल्लू हैज कार, कल्लू के पास कार थी, कल्लू हैड कार, और कल्लू के पास कार होगी तो कल्लू विल हैव कार। आ गया समझ में? ठीक। तो एक्शन लेस सेंटेंसेस खूब सारे बनाइए, और एक्शन लेस सेंटेंसेस आप कॉपी में मत बनाइए, आप अपने दिमाग में घर में बैठे बैठे बनाइए। जैसे आपके घर में जितनी चीजें दिख रही हो उनको आप काय से शुरू करके बोलो, देयर इज अ फैन above my head, there is a table, there is a smart board, there are switches, there is a teacher, there are students, there are words, there are sentences। ये सारे क्या बता रहे हैं? स्थिति बता रहे हैं, है ना। देयर इज अ वॉच, देयर इज शर्ट, देयर इज अ चेन। तो ये सारे वाक्य एक्शन लेस होंगे। और चलते चलते लास्ट में वीडियो में एक हिंट सुन लीजिए, काम आएगा आपके। जितने वाक्य, अच्छे से लिख लीजिए इसको, आपने तैयार रखिए वो रजिस्टर। जितने वाक्य हिंदी के होता, होती और होते पर खत्म हो जाएं, होता, होती और होते, उनको बेझिझक आंख बंद करके काय से बनाया करो? इज एम आर से। वो कभी एक्शन नहीं हो सकते, बोल कर देख लेना। जिन वाक्यों में हिंदी में होता, होती, होते आ गया वो कभी एक्शन नहीं हो सकता, वो एक्शन ऐसी होगा तुम्हें उसमें सोचने की भी जरूरत नहीं है, और उसे काय से बनाना है? इज एम आर से। अब सुनिए उदाहरण। मैंने कहा एक माह में 30 दिन होते हैं, देयर आर 30 days इन 1 month। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 days आर इन 1 month। लेकिन ग्रामरियन कहते हैं अरे ऐसा मत कहो, 7 days आर इन 1 month, ये अच्छा नहीं लगता, तो काय से शुरू करके कह देंगे भैया? देयर से। देयर आर 7 days इन अ वीक। आगे समझ में? अब वीक भी 2 होते हैं, ध्यान रखना, एक होता है हफ्ते वाला और एक होता है कमजोर वाला। ठीक है, इसे होमोफोन्स कहते हैं इंग्लिश में। ऐसे शब्द जो सुनने में एक से लगे और अर्थ अलग अलग हों उन्हें अंग्रेजी कहते हैं होमोफोन्स, है ना। द वर्ड्स दैट आर सिमिलर इन लिसनिंग बट डिफरेंट इन मीनिंग, दीज आर कॉल्ड द होमोफोन्स। मैं ज़्यादा अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ ताकि आप ऐसा ना हो कि डर जाओ, क्योंकि मुझे अंग्रेजी आती है, मुझे बताना नहीं है, मुझे आपको अंग्रेजी सीखने तक पहुँचाना है। आपको मुझे मंजिल पर चढ़ाना है, धक्का नहीं देना है।
अगर मैं पहले दिन से अंग्रेजी बोलने लगूंगा, इफ आई स्टार्ट टू स्पीक इंग्लिश विद द फर्स्ट डे, देन यू विल बी अफ्रेड ऑफ दीज थिंग्स। तुम सोचोगे कि अरे यार ये तो बहुत कठिन है। तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए, आपकी दिन प्रतिदिन इंग्लिश सरल होती जाएगी। क्लियर है? तो होता होती वाली बात कैसे बनाओगे? जैसे मैंने कहा वृत्त गोल होता है, तो द सर्किल इज राउंडेड। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 साइड्स आर इन ट्राइंगल। नहीं तो ऐसा कह दो, देयर आर 3 साइड्स इन ट्राइंगल। हमने कहा गरीब लोग ईमानदार होते हैं। कौन? गरीब। तो गरीब को कहते हैं पुअर, और पुअर का प्लूरल होता है पुअर्स। पुअर्स आर ऑनेस्ट। लो, पुअर्स आर ऑनेस्ट। अब देयर नहीं लगाना, क्योंकि अपन पुअर की स्थिति नहीं बता रहे हैं, उनका क्या बता रहे हैं? स्टेटस। पोजीशन बताएंगे तो क्या लगाएंगे? और स्टेटस बताएंगे तो, जैसे मैंने कहा मैं शिक्षक हूं, तो अब मैं ये कहूंगा, ये थोड़ी कहूंगा देयर इज अ टीचर, आई एम टीचर, ठीक है। और फिर मैं कहूंगा मेरे हाथ में चौक है। आप देखो चौक की क्या बता रहे? स्थिति। तो देयर इज अ चौक, पीस ऑफ चौक इन माई हैंड। तो होता होती वाले बात कैसे बनाओगे? हम इज एम आर का प्रयोग करके, वो कैसे रहेंगे? एक्शन लेस होंगे, ठीक है। जैसे मेरे दिल में दर्द होता है जब मैं गरीबों को देखता हूं। जब मैं गरीबों को देखता हूं तो मेरे दिल में दर्द होता है। देखो, जब मैं गरीबों को देखता हूं उधर, क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? When I see the poor, when I see the, मेरे दिल में दर्द होता है, there is a pain। देखो बना, मेरे दिल में दर्द होता है, there is a pain in my, और दर्द को एक भी कहते हैं। हेडेक सुना है? ये एक वो होता है जो पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ, जैसे आपकी उंगली में दर्द है तो फिंगर एक, दांत में दर्द है तो टूथ एक, सिर में दर्द है तो हेड एक, है ना। तो पेन भी होता है, एक भी होता है। अब इसका गुरु मंत्र सुन लीजिए। ये तो हो गई इसकी हिंट्स। अगर आपको कोई भी हिंदी वाक्य में के पास, लिख लो ये, अगर किसी हिंदी वाक्य में आपको के पास और पास शब्द जुड़े मिले, के पास और पास, तो आप आंख बंद करिए और वो वाक्य कैसे बनाते रहिए। हैज हैव से वो एक्शन लेस ही होंगे। बोलकर बता देते हैं भारत के पास परमाणु बम है। अब आपको ये नहीं सोचना कि इसमें एक्शन है कि ढूंढना, कुछ नहीं करना, एक्शन लेस है। इस एमआर से बनेगा नहीं। क्या कहोगे? इंडिया हैज एटम बॉम्ब। इसे लोग बम पढ़ते हैं। एक बात आज ये सीख लो, जब जब एम के बाद बी आए तो इस बी को नहीं पढ़ा जाता, इसको कहते हैं थंब, THUMB। लोग कहते हैं थंब, थंब इम्प्रेशन। थंब इम्प्रेशन नहीं होता, थंब इम्प्रेशन होता है। इसी तरह कंघी को कहते हैं लोग कॉम्ब, वो होता है कॉम्ब। इसी तरह भेड़ के बच्चे को कहते हैं लोग लैम्ब, लैम्ब होता है। तो ये है बॉम्ब, कॉम्ब और लैम्प। और ये क्या है? थम्स अप कहते हो क्या? ये मांगते हो थम्स अप दे दो एक? नहीं, आप क्या मांगते हो? थम्स अप। थम्स अप एक इज के बाद एक एपिस्ट्रॉफी है। थम्स अप जो है वो एक साइन कहलाता है ओके का। तो इस तरह से ये भी ध्यान रखिए कि एम के बाद बी आए तो बी को नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये बाद में सीखेंगे अपन। तो इंडिया हैज एटम बम, मतलब भारत के पास क्या है? कल्लू के पास कार है, कार है कल्लू के पास, कुछ भी कह लो, के पास जिससे जुड़ा है वो वाक्य का सब्जेक्ट बनेगा। ये भी लिख लो। जैसे मैंने कहा, या हमने कहा समर्थन नहीं है मेरे पास, तो आई हैव नो सपोर्ट, आई हैव नो सपोर्ट। क्लियर हो गया? जैसे मैंने कहा कि मेरे पास पैसा है, तो पास आ गया, मेरे पास को आई हैव मनी। लेकिन कल्लू के पास घर नहीं है, कल्लू हैज नॉट लगाइए, कल्लू हैज नॉट मनी। सीख गए? तो ये एक्शनलेस वाक्य आप बनाते रहिए। एक्शनलेस के बाद कल से हम शुरू करेंगे आपको वर्ब का फर्स्ट, सेकंड, आईएनजी, थर्ड। ये कब यूज हो, हमें टेंस नहीं पढ़ाना आपको, ये टेंस तो आप खुद बताने लगोगे जब हम आपको बता देंगे। दिक्कत यही है कि अंग्रेजी की कोई भी ट्यूशन या कहीं भी कोचिंग शुरू होती है तो वो कहते हैं चलो टेंस पढ़ रहे हैं, वो ताती तेता और ऐसा कर करके दिमाग का दही कर देते हैं। अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
कल से हम सीखेंगे वर्ब का सेकंड फॉर्म कहाँ कहाँ यूज होता है, फिर अपन सीखेंगे फर्स्ट कहाँ कहाँ लगता है, हमें नहीं मालूम कोई टेंस। हम कल से वाक्य बनाना सीखेंगे और जब आप एक्शन लेस और एक्शन वाक्य बनाना सीख जाओगे तो ऐसी कई कहानियां आप लिख लोगे। आपकी नवी में पहला पार्ट है द फन दे हैड, द फन दे हैड। अब उसके आपको आंसर लिखना है कि मार्गी और टॉमी भाई बहन थे। अब बताइए वो एक्शन लेस है तो आप किसका यूज करोगे, इसका। मार्गी और टॉमी, मार्गी एंड टॉमी वर सिस्टर एंड ब्रदर। वे एक गांव में रहते थे, अब ये नहीं बनाएंगे, अब यहां जाओ। वे एक गांव में रहते थे, दे लिव्ड इन अ प्लेस। उनके एक दादाजी थे, देखो उनके एक दादाजी थे, ठीक। दे हैड ग्रैंडफादर, दे हैड, आगे समझ में। अब ऐसा तो नहीं है कि दे वर ग्रैंडफादर, बेदादी दादा थे, उनके पास एक दादाजी थे, तो दे हैड ग्रैंडफादर। वे बूढ़े थे, अब यहां जाओ। ही वॉज ओल्डेस्ट। ये कहानी है आपकी नवी में जब आप शुरू करोगे। अब आओ 10वीं में। 10वीं में पहले पार्ट का नाम है अ लेटर टू गॉड। एक किसान की कहानी है जिसका नाम लेंसो है। तो उसमें आप जब परीक्षा में प्रश्न आता है ना कि लेंसो कौन था, तो एक लाइन का उत्तर है लेंसो एक गरीब किसान था। लो, लेंसो प्लेटफॉर्म नंबर किस पर आ रही है गाड़ी, 2, क्योंकि स्टोरी है। लेंसो वॉज आ पुअर फार्मर। उसके पास घर नहीं था, देखो आगे उसके पास। अब यहां जाओ, ही हैड नॉट हाउस। लेंसो वॉज अ पुअर फार्मर एंड ही हैड नो हाउस। उधर तो अपन गए नहीं, ठीक। एक दिन बारिश ने उसकी फसल को खराब कर दिया। अब खराब करना यहां, ये लोग भाग गए। एक्शन लेस ने अपनी दुकान उठाई, उन्होंने कि भैया जो बाग कमाए बस को नहीं आ, जो तो एक्शन बने हैं। तो एक्शन के बाद अपन अलग सीखेंगे। 11वीं में आप आएंगे तो आपका पार्ट है पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, और 12वीं में जब आप आएंगे तो आपका जो पहला पार्ट है आपकी किताब में वो है लास्ट लेसन। देखिए पार्ट पहला है लेकिन शीर्षक है लास्ट लेसन। तो आपको समय समय पर बताते जाएंगे। निश्चित रूप से आप ये सारी चीज़ों को लिख लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे एक्शन लेस सेंटेंस ढूंढ कर रखिए। मेरा फ़ोन नंबर मेरे चैनल पर, उस पर आप जो भी पूछना चाहते हैं आप बेफिक्र होकर के पूछ सकते हैं। कल के वीडियो में हम आपको लाएंगे एक्शन सेंटेंस और एक और नई चीज़। अब उसको हम आज मेंशन नहीं कर रहे हैं ताकि आपकी उत्सुकता बरकरार रहे। ऐसे ही सीखते रहिए। थैंक यू।